टीचिंग एग्जाम्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें। कभी सोचा है भारत सरकार मतलब खरबों रुपए आखिर रखती कहाँ है? किसी बैंक में? नहीं। आज हम पर्दा उठाएंगे सरकार के उन 3 गुप्त खजानों से जहां देश का सारा पैसा आता है और जाता है। तो सवाल यही है, वेयर डज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कीप ऑल इट्स मनी? क्या कोई सुपर डुपर बड़ा बैंक अकाउंट है? जवाब इससे कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग है और इसका राज हमारे संविधान में छिपा है। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम सरकार के उन 3 खजानों को जानेंगे, फिर हम भारत के सबसे बड़े फंड पर फोकस करेंगे। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म चार्ज्ड एक्सपेंडिचर, इसका मतलब समझेंगे। फिर आएगा मजेदार हिस्सा मेमोरी ट्रिक्स और क्विज टाइम, और आखिर में हम ये भी देखेंगे कि ये सब जानना आपके लिए मैटर क्यों करता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से। हमारा संविधान कहता है कि सरकार का सारा पैसा मतलब हर एक रुपए का लेन देन सिर्फ 3 मेन फंड्स के थ्रू ही हो सकता है। आप इन्हें सरकार के 3 ऑफिशियल खजाने भी कह सकते हैं। ये है वो 3 फंड्स। देखिए, पहला है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया यानी भारत की संचित निधि। ये आता है आर्टिकल 2661 में। ये समझ लीजिए सरकार का मेन अकाउंट है। दूसरा है कॉन्टिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया, भारत की आकस्मिक निधि, आर्टिकल 267 के तहत। जैसा नाम से ही पता चल रहा है, ये इमरजेंसी के लिए है। और तीसरा है पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, भारत का लोक लेखा, आर्टिकल 266(2) में। इसमें वो पैसा होता है जो सरकार का नहीं बल्कि जनता का है, जिसे सरकार बस एक बैंकर की तरह संभालती है, जैसे आपका पीएफ का पैसा। बस ये 3 नाम और इनके आर्टिकल्स, यही हैं पूरे खेल की बुनियाद। तो अब बात करते हैं इन तीनों में से सबसे बड़े, सबसे इंपॉर्टेंट फंड की, द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, या शॉर्ट में कहें तो CFI। जैसा मैंने कहा, यह सरकार का मेन खजाना है। तो आखिर ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है क्या? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 266(1) कहता है कि ये वो सेंट्रल फंड है जहां सरकार को मिलने वाला सारा रेवेन्यू, सरकार जो भी लोन लेती है और लोन्स की वापसी से जो भी पैसा मिलता है, सब कुछ यहीं डिपॉजिट होता है। मतलब A to Z सरकार की सारी कमाई इसी एक जगह आती है। तो पैसा आता कहां से है इस बड़े से फंड में? देखिए, पहला सोर्स है सरकार का सारा रेवेन्यू, मतलब टैक्स और बाकी कमाई। दूसरा, ट्रेजरी बिल्स के जरिए उठाए गए लोन्स। तीसरा, देश के अंदर और बाहर से लिए गए सभी इंटरनल और एक्सटर्नल लोन्स। और चौथा, सरकार ने जो पुराने लोन दिए थे उनकी जब रीपेमेंट होती है तो वो पैसा भी यही आता है। एसेंशियली सरकार की हर तरह की आमदनी इसी फंड में जमा होती है। लेकिन यहां आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट और सबसे इंपॉर्टेंट रूल। इस फंड से एक भी रुपया पार्लियामेंट की परमिशन के बिना नहीं निकाला जा सकता। मतलब इस सबसे बड़े खजाने की चाबी सरकार के पास नहीं बल्कि भारत की संसद के पास है। यही तो है डेमोक्रेसी की खूबसूरती। ओके, अब एक ऐसे कॉन्सेप्ट पर आते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यह है चार्ज्ड एक्सपेंडिचर, हिंदी में कहें तो भारित व्यय। ये CFI से होने वाला एक स्पेशल टाइप का खर्चा है। तो आप पूछेंगे कि नॉर्मल खर्चे और चार्ज्ड खर्चे में आखिर फर्क क्या है? बड़ा सिंपल सा फर्क है। देखिए, जो नॉर्मल खर्चे होते हैं उन पर पार्लियामेंट में डिस्कशन भी होता है और वोटिंग भी। लेकिन जो चार्ज्ड एक्सपेंडिचर होता है उस पर डिस्कशन तो हो सकता है पर वोटिंग नहीं हो सकती, उसे नॉन वोटेबल माना जाता है। तो फिर कौन से खर्चे चार्ज्ड होते हैं? चलिए 5 की एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहला, लोकसभा चेयरमैन के भत्ते। दूसरा, सरकार के जो लोन हैं उनका इंटरेस्ट और रीपेमेंट। तीसरा, हाई कोर्ट के जजेस की पेंशन। चौथा, किसी आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल के अवार्ड को पूरा करने का खर्चा। और पांचवा, CAG यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के ऑफिस का सारा एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चा। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए ताकि ये इंपॉर्टेंट पोस्ट्स और इंस्टीट्यूशंस बिना किसी पॉलिटिकल प्रेशर के इंडिपेंडेंटली काम कर सकें। ओके, तो थ्योरी तो बहुत हो गई, अब टाइम है इसे दिमाग में फिट करने का। तो चलिए अब आते हैं सबसे मजेदार सेक्शन पर, मेमोरी ट्रिक्स और क्विज टाइम। इन आर्टिकल्स के नंबर याद रखने में कंफ्यूजन होता है, राइट? चलिए एक फन ट्रिक बताता हूं। आर्टिकल 266(1), इसमें 1 है तो ये है हमारा नंबर 1, सबसे इंपॉर्टेंट फंड CFI। फिर आता है आर्टिकल 267, ये एक अलग ही नंबर है, एकदम हटके हमारी इमरजेंसी यानी कंटिंजेंसी फंड के लिए। और आखिर में आर्टिकल 266(2), इसमें 2 है, यह है आम पब्लिक के पैसों के लिए यानी पब्लिक अकाउंट। है ना सुपर इजी? चलो अब टेस्ट करते हैं।
पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया कौन से आर्टिकल के अंडर आता है? ऑप्शंस हैं ए, बी या सी। जल्दी से सोचिए। और सही जवाब है ऑप्शन बी, आर्टिकल 266(1). अपनी ट्रिक याद है ना? CFI हमारा नंबर 1 फंड है, तो आर्टिकल भी 266(1). ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। CFI से पैसा निकालने के लिए किसकी ऑथराइजेशन चाहिए? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर या फिर पार्लियामेंट ऑफ इंडिया? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। याद रखिए, सबसे बड़े खजाने की चाबी सबसे बड़ी अथॉरिटी के पास, यानी हमारी संसद। और ये रहा आज का आखिरी सवाल। इनमें से किस ऑफिस का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस एक चार्ज्ड एक्सपेंडिचर है? प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, CAG या इलेक्शन कमीशन? बिल्कुल सही। द करेक्ट आंसर इज बी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, यानी CAG, ताकि वो बिना किसी दबाव के अपना काम कर सकें। शाबाश। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब जानना हमारे लिए जरूरी क्यों है? देखिए, ये सिर्फ एग्जाम्स के लिए रटने वाली चीज नहीं है। ये हमारे देश का फाइनेंशियल सिस्टम कैसे काम करता है, उसकी बैकबोन है। तो आज की चर्चा से 3 की टेकअवेज क्या हैं? नंबर 1, भारत के पास 3 मेन कॉन्स्टिट्यूशनल फंड्स हैं, CFI, कॉन्टिजेंसी और पब्लिक अकाउंट। नंबर 2, CFI से पैसा निकालने की फाइनल पावर सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास है। एंड नंबर 3, चार्ज्ड एक्सपेंडिचर की इंस्टीट्यूशंस की स्टेबिलिटी और इंडिपेंडेंस को इंश्योर करता है। तो दोस्तों, अगर इस टॉपिक को समझने में आपको मदद मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स हम आपके लिए इजी बनाते रहें। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ अपने स्टडी ग्रुप्स में इसे शेयर करना मत भूलना। और अब आपकी बारी। आप कॉन्स्टिट्यूशन का अगला कौन सा टॉपिक समझना चाहते हैं? नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताइए। हमें आपके सजेशंस का इंतजार रहेगा। मिलते हैं अगली बार एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।